हालांकि मैं 1 घंटे से थोड़ा कम बोले, लेकिन मैंने शुरू में कहा कि मेरा बात को ध्यान से सुनिए और बाद में मेरा कहने के बावजूद भी आप जबरदस्ती चीज को मत दौड़ाइए। मैंने कहा था, फिर भी अध्यक्ष महोदय फिर दोहराया गया है। हमने कहा कि सेंट्रल वर्क काउंसिल में 22 मेंबर्स रहेगा, उसमें एक्स ऑफिशियो चेयरमैन को मिला करके 4 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है। बताने के बावजूद भी आपने कहा कि गैर मुसलमान मेजोरिटी हो जाएंगे। मैंने पढ़ के बताया डिटेल, और स्टेट वक्फ बोर्ड का भी बताया कि 11 मेंबर का बोर्ड में 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम हो ही नहीं सकता है, पाबंदी है। फिर भी आप बोलते हैं जबरदस्ती नॉन मुस्लिम को मेजोरिटी करके कब्जा करने जा रहा है। तो इतना स्पष्टता के साथ पूरा आपके सामने में बात रखने के बावजूद भी दिन भर आप एक ही चीज को बोलते रहे। एक एक नाम लेकर के मुझे बोलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन समय के चलते मैं क्या करूं सर, नहीं तो एक एक हमारे माननीय सदस्यों का मैं सटीक जवाब देने के लिए उत्सुकता से मैं बैठा हुआ था। लेकिन 12 बजे के बाद धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद इतना सुनने का क्षमता नहीं होगा, मैं और टॉर्चर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। लेकिन सर सिर्फ मैं आज बड़ा जो 2-3 पॉइंट है सिर्फ वही मैं बोलना चाहता हूं कि हमारा बड़े बड़े वकील भी आए, अच्छा लगा, आज सुनने के लिए बैठे हैं। एक एक तर्क को मैं अगर जवाब देता तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी बड़ा पॉइंट था, जवाब देने का मन था, लेकिन इतना किस को मैं जवाब दूं। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, एक बड़ा पॉइंट मैं सोचा कि सबने पूछा कि मुसलमान है तय कैसे होगा, मतलब हाउ टू डिसाइड, हु इज ए मुस्लिम। तो अभी हम लोग जितना बैठे हैं, नास्तिक हो सकते हैं कोई, लेकिन अदरवाइज तो सबने किसी ना किसी धर्म को तो लिखा है। कोई बौद्ध लिखता है, कोई क्रिश्चियन लिखता है, कोई हिंदू लिखता है, कोई मुसलमान लिखता है, कोई पारसी लिखता है, सब लिखता है। तय कैसे होता है बताइए? अभी आप तय कैसे करते हैं? आप कौन सा धर्म का है? वैसे ही होगा इस्लाम का भी। इसमें अलग से इतना टेंशन होकर सोचने का विषय ही नहीं है। जैसे अभी तय होता है आप किस धर्म का है, वैसे ही तय होगा एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम अपना वर्क क्रिएट करने के लिए। उसके बाद सर फिर तो मेरा जवाब लंबा होगा। आप अगर ऐसा ही रवैया होगा तो अभी मुझे आकर के जो समझाया रूल्स में आएगा। हाँ बिल्कुल, फिर रूल्स में आएंगे, मैं तो जवाब देना पड़ेगा। फिर आप मत बोलिएगा कि कम कीजिए बोलना। देखिए सर, आज आप लोग ने बार बार एक बात को दोहराया कि मुसलमानों के बारे में आप क्यों चिंता करते हैं, और बोलते हैं कि बीजेपी और हमारे एनडीए वालों को बीजेपी के बारे में ये मुसलमानों के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। तो आप चाहते हैं कि देश के लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाया, आप चाहते हैं कि ये सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपका सोच कैसे, आप खुद सोचिए। बोलते हैं कि हमको मुसलमान के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। मुसलमानों के बारे में बोलने का और सोचने का अधिकार सिर्फ उनके पास है। आप कॉन्स्टिट्यूशन का बात करते हैं। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको नागरिक, भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। फिर आप बार बार बोलते हैं कि हमको मुसलमानों के बारे में चिंता क्यों करना है। तो आप बताइए, मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए, अभी नहीं, आप सोच के बाद में जवाब दीजिए। आप कहते हैं कि मुसलमानों में बहुत गरीबी है और गरीबों के लिए सोचना चाहिए। इस देश में आजादी से लेकर के लगभग 60 वर्ष तक आपने सरकार चलाया, विशेष करके कांग्रेस पार्टी। तो अगर मुसलमान गरीब है, मुसलमानों में गरीबी ज्यादा है, तो किसने बनाया?
आपने बनाया, उसको ठीक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमको काम करना पड़ रहा है। अगर गरीब मुसलमान का उत्थान हो जाते उस समय तो हमको इतना मशक्कत करने का जरूरत ही नहीं होता। आपने अधूरा छोड़ा है, काम नहीं कर पाया, हम कर रहे हैं, हम तो सिर्फ समर्थन मांग रहे हैं आपको। इसलिए अध्यक्ष सभापति महोदय जी, ऐसा पॉइंट मैं सोच रहा था कि इतना वरिष्ठ लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं। अपना ही फेलियर को खुद ही पर्दाफाश कर रहे थे दिन भर। आपको जो बात हमको कहना चाहिए वो आप खुद ही अपना पर्दाफाश, अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे। और मैं मन ही मन सोच रहे थे कि मैं यहाँ हाउस में इतना तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बाहर जरूर बोलूंगा कि आपका ये जवाब है। दूसरी बात, जो ट्रस्ट और किसी ने कहा कि वक्फ ये जो है एक रिलीजियस है, एक रिलीजियस नहीं है। हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रूलिंग का भी काफी जिक्र किया, मैं दोबारा नाम लेकर के रिपीट नहीं करना चाहता। हमने बार बार कहा वक्फ प्रॉपर्टी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, कोई कर भी नहीं सकता है। कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में आपने काशी विश्वनाथ के बारे में कहा, तिरुपति में कहा, या कोई चर्च का, कोई यहाँ में दिल्ली में या निजामुद्दीन दरगाह हो सकते हैं, हमारा यहाँ जमा मस्जिद हो सकता है, उसमें कोई गैर मुसलमान जाके क्या कमेटी में मेंबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, वो रिलीजियस बॉडी है। बार बार बताया गया कि जैसे ट्रस्ट को निगरानी करने के लिए चैरिटी कमिश्नर होता है, चैरिटी कमिश्नर तो एक सरकारी बॉडी होता है, उसी प्रकार वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है। और आप स्टैट्यूटरी बॉडी को कहते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही रहना चाहिए। अगर उसमें सिर्फ मुसलमान ही होते और वक्फ बोर्ड का जो अगर जमीन का विवाद एक हिंदू और एक मुस्लिम बोर्ड का बीच में अगर विवाद होता तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे? क्योंकि विवाद तो सिर्फ मुसलमान आपस में सिर्फ नहीं होता है, वक्फ बोर्ड का जो विवाद होता है वो गैर मुसलमान के साथ भी होता है। तो आप चाहता है कि इसका निर्णय ट्राइब्यूनल और वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुसलमान ही बैठे और हिंदू का साथ विवाद होगा, बाकी किसी धार्मिक ग्रुप के लोगों के साथ विवाद होगा, तो तय कैसे होगा? ये जो गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ये सेकुलर होना चाहिए, इसमें सब लोग बैठना चाहिए। फिर भी हमने कहा कि रेस्ट्रिक्शन किया है कि यहाँ इतना ही गैर मुस्लिम हो सकता है। मेजोरिटी अब 22 मेंबर में अगर मैक्सिमम 4 होता है, वो 4 क्या आपको वहां निर्णय बदल सकता है? वो सिर्फ योगदान कर सकता है, अपना एक्सपर्टाइज दे करके वहां काम करने का वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो इस प्रकार का कई लोग, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग समझदार नहीं है, तो ये मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि समझदार ही है, लेकिन कहने का जो तरीका या आपका सोचने का तरीका, इसमें और हमारे सोचने का तरीका में अंतर है। अदरवाइज सर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो कितना बात कहा, लेकिन वरिष्ठ नेता है, सुबह भी बड़ा दुख के साथ उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता, तो हमारा एक साथी ने डिस्टर्ब किया इसलिए नहीं बोला। मैं बहुत इज्जत करता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन हमको मत बोलिए कि मंत्री जी ने मेरा किसी पॉइंट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि आपका पॉइंट जवाब देखा तो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को कह करके समाप्त करना चाहता हूँ। आप कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि जब एक बार वक्फ क्रिएट हो जाता है आप उसको रिवर्स नहीं कर सकता है। वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। कोई प्रॉपर्टी को अगर जब वक्फ डिक्लेयर करता है, इसलिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि डिक्लेयर हो जाने के बाद आप उसका स्टेटस को बदल नहीं सकता है। ये आप एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ डिक्लेयर करता है, रिवर्स हो नहीं सकता है। तो आप सोचते हैं कि ऐसे ही मनमानी डिक्लेयर करने दिया जाएगा? कैसे आप ये विचार आ सकते हैं? ऐसा प्रावधान जिसका इरिवर्सिबल स्टेटस हो जाता है, तो ऐसा पोजीशन में आने से पहले अप्लाई करना पड़ता है हर तरीके, ताकि कोई चूक ना हो जाए। कितना गरीब लोग हैं मेरे पास में, अगर मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, हजारों लोग डेलीगेशन मेरे पास में आए, गरीब मुसलमान, पसमंदा के लोग, आगा कानिस के लोग, सुन्नी सिया सब लोग आए। सबने कहा कि ये जो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल लेके आ रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी पारित होना चाहिए, क्योंकि चंद लोग
मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मूक दर्शक बनकर रहना चाहिए?